भयंकर जंग के बीच खौफनाक साजिश का कच्चा चिट्ठा लेकर हाजिर हूं मैं, प्रशांत चुरहे। रूस यूक्रेन जंग में अब राष्ट्रपति ट्रंप को डबल झटका लगा है। एक तरफ तो रूस ने 480 हवाई हमलों से यूक्रेन में अमेरिकी एयर डिफेंस को पूरी तरह से तबाह करके रख दिया, वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रपति ट्रंप को शांति का नोबेल पुरस्कार भी नहीं मिला और इससे ट्रंप को एक तगड़ा झटका लगा है। रूस के नए हमले ने भी अब ट्रंप के दावों की धज्जियां उड़ाकर रख दी। ट्रंप पर गिरा नोबेल बम, यूक्रेन पर गिरा पुतिन बम। तीन साल 6 महीने से ज्यादा की रूस यूक्रेन जंग में पिछले 24 घंटे में यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस के कयामती हमलों ने कोहराम मचा दिया है। इधर शांति के नोबेल पुरस्कार पर सबसे बड़ा दावा करने वाले अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप को जोरदार झटका लगा। राष्ट्रपति ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार नहीं मिला, उनकी जगह अमेरिका के कट्टर दुश्मन वेनेजुएला की मारिया कोरिना माचाडो को नोबेल शांति पुरस्कार मिला है। बड़बोले ट्रंप जिस तरह से 9 महीने में दुनिया के 7 बड़े युद्ध को रोकने का दावा कर रहे थे, उसे नॉर्वे में मौजूद नोबेल पुरस्कार देने वाली समिति ने रत्ती भर भी भाव नहीं दिया और न ही ट्रंप के दबाव में आई है। जानकारों के मुताबिक अगर ट्रंप को शांति का नोबेल पुरस्कार मिल जाता तो पुतिन का रूस भारी दबाव में आ जाता और ट्रंप का दबदबा दुनिया में कई गुना बढ़ जाता। कुल मिलाकर पिछले 24 घंटे में अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को 2 मोर्चों पर जबरदस्त झटका लगा है। कुल मिलाकर अब नेटो ये मानकर चल रहा है कि रूस से किसी भी वक्त बड़ी जंग छिड़ सकती है। अब आप सबसे पहले ये जान लीजिए कि यूक्रेन पर रूस के ताजा हमलों में कितनी भयानक तबाही हुई है। कीव पर क्रूज बैलिस्टिक मिसाइल हमले, 480 हवाई हमलों में उड़े चीथड़े। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की अमेरिका से लंबी दूरी की टॉम हॉक मिसाइलें आने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अभी तक ट्रंप ने एक भी टॉम हॉक मिसाइल यूक्रेन को नहीं दी है। जबकि दूसरी तरफ 3 अक्टूबर 2025 से लेकर अब तक यूक्रेन के 27 इलाकों पर 2500 से ज्यादा हवाई हमले रूस कर चुका है। रूस के इन हमलों में क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों का जमकर इस्तेमाल हुआ। ज़ेलेंस्की ने खुद दावा किया कि रूस इस्कंदर और किंजल जैसी मिसाइलों से यूक्रेन की राजधानी कीव समेत 13 शहरों पर हमले कर चुका है। कीव में पिछले 24 घंटे में ही रूस ने भीषण हमले करके ज़ेलेंस्की को बैकफुट पर ला दिया है। ज़ेलेंस्की अमेरिका, यूरोप और नेटो से गुहार लगा रहे हैं कि रूस के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लो, लेकिन अभी तक यूक्रेन की तरफ से रूस के खिलाफ सीधा और बड़ा युद्ध करने के लिए कोई तैयार तक नहीं हुआ। अब आप ये भी जान लीजिए कि रूस ने आधी रात में यूक्रेन में कहां-कहां कयामती हमले किए हैं। कीव के मेयर विटाली क्लिट्स्को ने दावा किया है कि रूसी सेना ने रात में लगभग 11:44 पर कीव पर भयानक ड्रोन और मिसाइल हमले किए। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस ने रात भर यूक्रेन के खिलाफ 465 शाहिद ईरानी ड्रोन और 32 क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलें दागी है। हालांकि यूक्रेनी वायु रक्षा सैनिकों ने कथित तौर पर 405 रूसी ड्रोन और 15 मिसाइलों को रोका है। रूस ने हमले में स्कंदर एम या KN-23 बैलिस्टिक मिसाइलें, स्कंदर के क्रूज मिसाइलें, K-59-69 हवाई मिसाइलें और हाइपरसोनिक किंजल मिसाइलें से हमले किए हैं। कीव पर रूसी हमलों में दर्जन भर से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। कीव में हजारों घरों से बिजली चली गई है। रूस की सेना ने खार्किव क्षेत्र में प्रगति करने का भी दावा किया है। रूसी सेनाएं खार्किव के वोल्चानस्क दिशा में आगे बढ़ती जा रही हैं। दक्षिणी वोल्चानस्क में नियंत्रण क्षेत्र का विस्तार किया है। खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन के उत्तर और दक्षिण के कई इलाकों को रूसी सेना ने पूरी तरह से घेर लिया है।
Ну, там были вопросы, связанные, скажем, с обсуждением проблем с поставками новых систем оружия, в том числе дальнобойных систем высокой точности, это томагавки и так далее. Ну, я уже сказал, что это приведет к разрушению наших отношений, во всяком случае наметившихся позитивных тенденций в этих отношениях. पुतिन ने पलटी बाजी, ऑपरेशन ऑक्टोपस में फंसा नेटो। यूक्रेन पर रूसी हवाई हमलों की सुनामी का कोहराम यूरोप तक पहुंच रहा है। यूरोप में सुरक्षा को लेकर खतरा महसूस किया जाने लगा है। हाल के हफ्तों में नेटो सहयोगियों के खिलाफ रूस की हवाई घुसपैठ के बाद अब यूरोप में पुतिन की रणनीति को लेकर चर्चा तेज हो गई है। ब्रिटेन के पूर्व खुफिया अधिकारी और रक्षा एक्सपर्ट फिलिप इनग्राम ने रूसी घुसपैठ को पुतिन की एक खतरनाक चाल बताया है। इनग्राम का कहना है कि इसके पीछे क्रेमलिन का असली मकसद दहशत फैलाना है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि पुतिन पूरे यूरोप को ऑक्टोपस की तरह अपने शिकंजे में कस रहे हैं। ब्रिटेन के पूर्व खुफिया अधिकारी और रक्षा विशेषज्ञ फिलिप इनग्राम रूसी घुसपैठ को एक छलावा बता रहे हैं और उन्होंने कहा कि पुतिन यूक्रेन में चल रहे युद्ध के बहाने पश्चिमी धन और संसाधनों को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। फिलिप का दावा है कि यूरोपीय नेता बैठकों में ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे जवाब दिया जाए। उधर रूस लगातार मजबूत होता जा रहा है। फिलिप का दावा है कि पुतिन की हालिया उकसावे वाली गतिविधियां नेटो को हवा में उलझाने की चाल है। ब्रिटिश मीडिया आउटलेट द सन के कार्यक्रम बैटल प्लान्स एक्सपोज्ड में फिलिप इनग्राम ने कहा कि हमने नेटो हवाई क्षेत्र का उल्लंघन करने वाली रूसी विमानों की संख्या में भारी वृद्धि देखी है, जिसमें गठबंधन की राजनीति और सैन्य दोनों ही सीमाएं पार हो गई है और उसकी परीक्षा हो रही है। फिलिप के मुताबिक रूसी मिग-31 लड़ाकू विमानों ने एस्टोनिया के हवाई क्षेत्र में 12 मिनट तक घुसपैठ की, जिससे पूरा यूरोप सख्ते में आ गया था। पिछले 2 हफ्तों में यूरोप में लड़ाकू विमानों की आमने सामने की झड़पें, रहस्यमय बड़े ड्रोन और साइबर हमले देखे गए हैं। इसके अलावा पोलैंड और रोमानिया में भी रूसी ड्रोन की घुसपैठ देखी गई। हालांकि रूसी मीडिया और क्रेमलिन ने इन खबरों को फर्जी और पूरी तरह से नेटो का दुष्प्रचार बताया है। अब तक यूक्रेन के 27% से ज्यादा इलाके पर रूस कब्जा कर चुका है। यूक्रेन के जापोरेजिया, खेरसॉन, लुहांस्क, खार्किव पर रूस का कब्जा लगभग हो चुका है। हारते हारते यूक्रेन के सामने अब बस एक ही रास्ता बचा है कि अगर यूरोपीय देश रूस पर हमला कर दें तो यूक्रेन की हार कुछ वक्त के लिए और टल सकती है। हाल में पेरिस में हुई मीटिंग में राष्ट्रपति जेलेंस्की ने साफ कहा था कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन मरने वाले हैं, जिसके बाद रूस बिना शर्त युद्ध विराम के लिए मजबूर हो जाएगा। यहां तक कि फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों और ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने भी रूस को धमकी देते हुए कहा था कि रूस कभी भी यूक्रेन को नहीं जीत पाएगा। रूस के यूक्रेन पर ताजे हमले ये साबित कर रहे हैं कि पुतिन का रूस अपने मिशन में बहुत आगे निकल चुका है। डोनाल्ड ट्रंप ने हमास को अब 72 घंटे का वक्त दिया है और इन 72 घंटे के अंदर हमास को इजराइल के सभी बंधकों को वापस लौटाना है। लेकिन नेतन्याहू और हमास के बीच युद्ध विराम किसी भी वक्त टूटने का खतरा है। ऐसे वक्त में पुतिन ने नेतन्याहू को लेकर ऐसी बात का दावा किया है जिससे साफ जाहिर होता है कि ईरान को लेकर इजराइल बहुत ज्यादा घबराया हुआ है। इजराइल बोरिया बिस्तर समेट रहा है। गाजा में ट्रंप का पीस प्लान नेतन्याहू की बमबारी पर भारी पड़ा है, लेकिन नेतन्याहू की जो युद्ध वाली नाक ऊंची थी, उसकी शक्ल सूरत 24 घंटे में पूरी तरह बदल चुकी है।
नेतन्याहू बैकफुट पर हैं। नेतन्याहू ना सिर्फ गाजा में पीछे हटे हैं, नेतन्याहू ने ना सिर्फ लेबनान की जमीन से अपनी फौज वापस बुलाई, नेतन्याहू ना सिर्फ यमन पर एक्शन लेने से घबरा रहे हैं, नेतन्याहू कतर से भी दोहा पर गिराए गए बंकर बस्टर बमों के लिए माफी मांग चुके हैं। लेकिन नेतन्याहू बैकफुट पर हैं और इसे लेकर सबसे बड़ी खबर व्लादिमीर पुतिन ने दी है। व्लादिमीर पुतिन ने बड़ा दावा किया है। दावा ये कि इजराइल ने उनसे गुजारिश की है कि ईरान को एक मैसेज दे दें। मैसेज ये कि इजराइल अब ईरान के साथ युद्ध नहीं चाहता। यानी इजराइल पुतिन के जरिए खामनेई से कह रहे हैं कि अब वो युद्ध नहीं करना चाहते। यानी इजराइल पुतिन के जरिए खामनेई से कह रहा है कि अब वो युद्ध नहीं करना चाहता। पुतिन का ये दावा नेतन्याहू को लेकर बहुत बड़ा सिग्नल दे रहा है। 13 जून को ईरान और इजराइल का जो युद्ध शुरू हुआ था, जब ईरान के मिलिट्री लीडरशिप को एक झटके में इजराइल ने खत्म कर दिया था, और उसके बाद ईरान के मिसाइलों ने वही हाल तेल अवीव और हाइफा जैसे इजरायली शहरों का किया। अब नेतन्याहू उस ईरान का सामना नहीं करना चाहते। व्लादिमीर पुतिन ने ये दावा ताजिकिस्तान में किया है। राजधानी दुशांबे में सेंट्रल एशिया रशिया के बीच शिखर वार्ता के दौरान पुतिन ने ईरान को लेकर इजराइल का रुख बताकर सबको चौंका दिया। ईरान को लेकर नेतन्याहू का नया खौफ वर्ल्ड मीडिया में सुर्खियां बन रहा है। पुतिन के हवाले से यही खबर छप रही है कि नेतन्याहू अब ईरान से युद्ध नहीं चाहते। ईरान को लेकर नेतन्याहू की मजबूरी क्या है? ईरान को लेकर नेतन्याहू क्यों इतने बेबस नजर आ रहे हैं? इस वक्त नेतन्याहू की स्थिति गाजा से लेकर तेहरान तक क्यों कमजोर नजर आ रही है? इसे समझने के लिए पुतिन और नेतन्याहू के बीच 7 अक्टूबर को ही फोन कॉल की कुछ डिटेल समझ लीजिए। इस फोन कॉल को लेकर रिपोर्ट है कि नेतन्याहू ने पुतिन से कहा कि आप ईरान को फाइटर जेट और बाकी हथियार ना सप्लाई कीजिए, और ईरान और रूस के बीच इस वक्त सुखोई 35 की डील को लेकर बात चल रही है। रिपोर्ट है कि नेतन्याहू ने इशारा किया कि अगर आप ईरान को हथियार सप्लाई करेंगे तो इजराइल यूक्रेन को हथियार पहुंचाएगा। इस फोन कॉल की सबसे अहम बात यह है कि नेतन्याहू इस वक्त कमजोर नहीं दिखना चाहते। वो बताना चाहते हैं कि गाजा से लेकर ईरान तक युद्ध को लेकर जो कुछ हो रहा है वो उनकी शर्तों के हिसाब से हुआ है। हमास को लेकर नेतन्याहू ने ऐसी बात कह दी है जिससे उनके हमास के खिलाफ स्ट्राइक रेट पर सवाल उठना लाजमी है। חמאס הסכים לעסקה רק כשהרגיש שהחרב מונחת על צווארו, והיא עדיין על צווארו. החמאס הסכים לעסקה רק לאחר שתוכנית טראמפ, שעליה הסכמתי עם הנשיא בוושינגטון, בודדה אותו בינלאומית באופן חסר תקדים. בשלב הנוכחי של התוכנית, אנחנו ממוקדים בשחרור חטופינו. 735 दिन के युद्ध में इजराइल ने गाजा पर 1,10,000 टन बम बरसाए। इस बमबारी में 67,000 लोग मारे गए, जिनमें 20,000 से ज्यादा बच्चे थे। इस बमबारी में 2,500 परिवार पूरी तरह से खत्म हो गए। इजराइल की बमबारी में 1,70,000 लोग घायल भी हुए। अब हमास को लेकर इजराइल के एक्शन में ये बात साफ है कि गाजा में हमास की लीडरशिप पूरी तरह खत्म हो गई। लेकिन इजराइल हमास के लड़ाकों को फिर भी खत्म नहीं कर पाया, क्योंकि गाजा में हमास के लड़ाके हमेशा इजराइल पर हमले के लिए तैयार बैठे नजर आते हैं। यही वजह है कि बंधकों को छुड़ाने का दबाव और हमास के खिलाफ निर्णायक कामयाबी न मिलने की वजह से अब नेतन्याहू को बैकफुट पर आना पड़ा, और डोनाल्ड ट्रंप के जरिए गाजा में जो युद्ध विराम हुआ है उसे नेतन्याहू के कमजोर युद्ध का नतीजा माना जा रहा है। तस्वीरें अब सामने हैं। इजराइल की सेना गाजा में अपना बोरिया बिस्तर समेट रही है। गाजा में डोनाल्ड ट्रंप का शांति मिशन नेतन्याहू की बमबारी के सामने भारी पड़ा है, और नतीजतन नेतन्याहू की युद्ध ना खत्म करने वाली जिद कमजोर पड़ी है। साफ है कि नेतन्याहू बैकफुट पर हैं। वो गाजा से पीछे हटने को मजबूर हुए हैं।
दक्षिण लेबनान से उनको सेना वापस बुलानी पड़ी है। वहां भी इजराइल का युद्ध सिर्फ हवाई हमलों तक ही सीमित रहा है। जब नेतन्याहू ने कतर में हमास की लीडरशिप को टारगेट किया, तब ट्रंप के दबाव की वजह से नेतन्याहू को कतर की अमीर से माफी भी मांगनी पड़ी। और यमन के खिलाफ तो नेतन्याहू कभी मजबूत नजर आए ही नहीं, क्योंकि यमन पर बमबारी के बावजूद हूथी ने इजराइल को टारगेट बनाना नहीं छोड़ा। نحن سنبقى في حالة انتباه وجهوزية تامة ورصد كامل بدقة وعناية تجاه مرحلة التنفيذ لهذا الاتفاق. هل سيفضي هذا الاتفاق فعلا إلى إنهاء العدوان على قطاع غزة، إلى دخول المساعدات والطعام والغذاء للشعب الفلسطيني والدواء والاحتياجات الإنسانية والبضائع إلى قطاع غزة؟